नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। एरिन्स की लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, परिचय, उसका नामकरण, समावयवता, बेंजीन की संरचना और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण पढ़ लिया था। आज हम इसी सीरीज़ में आगे पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि एरोमेटिक यौगिकों के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन कहलाती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में विस्तार से, इसकी क्रियाविधि कैसे होती है और क्या है। मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एल्किलीकरण और दूसरा है एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के अंदर बेंजीन वलय में या एरोमेटिक वलय के अंदर एल्काइल समूह जुड़ जाता है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया के अंदर उस वलय के अंदर एसिलीकृत या हो जाता है या उसमें एसाइल ग्रुप जुड़ जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण जो होता है वह लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है, और लुईस अम्ल की उपस्थिति में जब किसी एरोमेटिक निकाय या बेंजीन की अभिक्रिया किसी एल्काइल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो एरोमेटिक यौगिकों का एल्किलीकरण हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि बेंजीन वलय में एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, और इस प्रकार से हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। यहाँ पर तो यहाँ उदाहरण के लिए एक सामान्य अभिक्रिया, जनरल अभिक्रिया बता रखी है, जिसमें बेंजीन की अभिक्रिया RX मीन्स एल्काइल हैलाइड के साथ लुईस अम्ल AlX3 की उपस्थिति में कराने पर हमें एल्काइल बेंजीन प्राप्त हो रही है। यह अभिक्रिया जो है, इसमें अभिक्रिया की दर है वह एरोमेटिक निकाय मीन्स यहाँ पर हम बेंजीन ले रहे हैं तो बेंजीन, दूसरा एल्काइल हैलाइड जो भी हम एल्किलीकरण के लिए अभिकर्म काम में लेते हैं, और साथ में लुईस अम्ल जो कि इसका इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाने में इसको योगदान देता है की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसको हम फॉर्मूला के रूप में यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन की जब अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड में CH3Cl के साथ कराई जाती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि लुईस अम्ल का काम यहाँ करता है, इसकी उपस्थिति में, तो हमें मिथाइल बेंजीन या कह लीजिए कि टोलुइन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया के अंदर लुईस अम्ल जो है AlCl3, यह CH3Cl मीन्स मिथाइल क्लोराइड का पोलराइजेशन करते हुए हमें CH3 जो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, CH3+ जो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं का काम करता है, यह बनाने में योगदान देता है। और बाद में जब अभिक्रिया समाप्त हो जाती है तो पुनः हमें AlCl3 जो लुईस अम्ल पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर लुईस अम्ल की सहायता से इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना, यह जो है वह इस प्रकार से दर्शाया गया, जो कि मंद पद है, अभिक्रिया का धीमा पद है। जो CH3+ या मिथाइल कार्बोनियम आयन हमें प्राप्त होता है, उस मिथाइल कार्बोनियम आयन का आक्रमण एरोमेटिक वलय के अंदर इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जैसा कि हमने सामान्य इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था कि सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है वह इस एरोमेटिक वलय पर आक्रमण करता है और पाई संकुल बनाते हुए एक सिग्मा संकुल में परिवर्तित होता है। यह सिग्मा संकुल इस प्रकार से अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिथाइल कार्बोनियम आयन जो है वह इस एरोमेटिक वलय में आक्रमण करके इस प्रकार का सिग्मा संकुल बनाता है, जिसकी अनुनादी संरचनाएं 3 जो हमें प्राप्त होती हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा रखी हैं। जिसे यहाँ पे देख रहे हैं धनावेश है, पाई बॉन्ड के इधर जाने से धनावेश इधर माइग्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस धनावेश के साथ एकांतर स्थिति पे द्विबंध है, जैसे सिंगल डबल इस प्रकार से। तो पाई बॉन्ड के इधर विस्थानिकत होने से धनावेश इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये धनावेश यहाँ से यहाँ जाके तो 3 अनुनादी संरचनाएं हमको प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया का धीमा पद है, पहला पद, जिसके अंदर कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन का इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण हो रहा है। दूसरा पद जो कि अभिक्रिया का तीव्र पद है, इसमें इस सिग्मा संकुल से H+ के रूप में आयन बाहर निकलता है, प्रोटॉन का निष्कासन होता है, और हमें AlCl3 के साथ साथ एल्काइल बेंजीन प्राप्त होती है। निकला हुआ जो प्रोटॉन है, यह जो हमने देखा था यहाँ पर, अब देखिए CH3+ AlCl4-, तो इस AlCl4- के साथ
वो प्रोटॉन, निकला हुआ प्रोटॉन वापस जुड़ता है और HCl के रूप में एक Cl माइनस को बाहर निकाल लेता है और AlCl3 हमें पुनः लुईस अम्ल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एल्काइल समूह का एरोमेटिक वलय में जुड़ना एल्किलीकरण कहलाता है। यह फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है एल्किलीकरण। प्रायोगिक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल हैलाइड का बेंजीन वलय पर जो प्रहार होता है वह मुक्त कार्बोनियम आयन द्वारा न होकर के एक संकुल संरचना द्वारा होता है। यह संकुल संरचना यहाँ इस प्रकार से बता रखी। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि मिथाइल क्लोराइड या एथाइल क्लोराइड या कोई द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। चूँकि इस इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में यहाँ मिथाइल या एल्काइल कार्बोनियम आयन आक्रमण करता है और प्राथमिक और द्वितीयक एल्काइल कार्बोनियम आयन जो भी होता है उसका स्थायित्व बहुत कम होता है, तो यह मुक्त रूप से आक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए यह AlCl3 जो लुईस अम्ल है वह इसके साथ में संकुल के रूप में जुड़ा रहता है, या यूँ कह लीजिए कि विलीन मध्यवर्ती मुक्त रूप से यहाँ पर नहीं कर सकता है। AlCl4 माइनस इसके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। तृतीय कार्बोनियम आयन के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती है। अब ये कह सकते हैं कि यदि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण की अभिक्रिया किसी ऐसे एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है जिसमें कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन जो बनता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, और उसमें यदि पुनर्विन्यास हो सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि वह और अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन में यदि परिवर्तित हो सकता है, तो वहाँ पर मुख्य उत्पाद पुनर्विन्यासित कार्बोनियम आयन के द्वारा आक्रमण से ही बनेगा, या उससे आक्रमण से बनने वाली एल्किल बेंजीन ही हमें प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए यहाँ पे ये अभिक्रिया दे रखी है जिसमें बेंजीन की अभिक्रिया नियोपेंटिल क्लोराइड के साथ कराने पर AlCl3 की उपस्थिति में हमें पुनर्विन्यासित उत्पाद 2-मिथाइल 2-फेनाइल ब्यूटेन ही प्राप्त होता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं इस वाली अभिक्रिया के अंदर, अगर सिंपल सी अभिक्रिया जैसे कि हम सोचें तो यहाँ पर ये Cl बाहर निकलने पर धनावेश इस कार्बन पर आएगा, जैसे कि हम यहाँ पर ये नियोपेंटाइल कार्बोनियम आयन दिख रहा है। लेकिन यह प्राथमिक कार्बोनियम आयन है जो निम्न इस पुनर्विन्यास अभिक्रिया के द्वारा अधिक स्थायी तृतीयक कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो ये पुनर्विन्यास है यह इसलिए हुआ क्योंकि यह प्राथमिक कार्बोनियम आयन तृतीयक कार्बोनियम आयन जो कि अधिक स्थायी है इसमें परिवर्तित हो गया, और यह अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है पुनर्विन्यास से, यही बेंजीन वलय में आक्रमण करता है और इस प्रकार से हमें 2-फेनाइल 2-मेथिल 2-फेनिल ब्यूटेन उत्पाद के रूप में देता है। अब एल्किलीकरण जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर मुख्य कमियां, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर कमियां हैं, और कमियां ये हैं कि सबसे पहला कि अभी जो हमने जस्ट एग्जाम्पल पढ़ा था उदाहरण के रूप में कि हमने देखा कि यदि किसी एल्किल हैलाइड के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो जो एल्काइल ग्रुप हम जोड़ना चाह रहे हैं सीधा वही नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वह प्राथमिक या द्वितीय कार्बोनियम आयन बनाता है और यदि वह तृतीय कार्बोनियम आयन के अंदर पुनर्विन्यासित हो सकता है या बदल सकता है, तो वह तृतीय या अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन ही उसमें आक्रमण करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के दौरान बनने वाले कार्बोनियम आयन के स्थायी अवस्था में पुनर्विन्यास की संभावना होती है, अतः इच्छित उत्पाद के स्थान पर कोई अन्य उत्पाद प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए प्रोपाइल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड में लुईस अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन से जब अभिक्रिया इस तरह से होती है तो हम ये सोचते हैं कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनना चाहिए, लेकिन इस अभिक्रिया में आइसोप्रोपाइल बेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आइसोप्रोपाइल का इसके अंदर प्रोपाइल बेंजीन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कारण ये है कि जो प्रोपाइल क्लोराइड है इसमें क्लोरीन बाहर निकलने से ये प्रोपाइल कार्बोनियम आयन हमें प्राप्त होता है जो कि प्राथमिक कार्बोनियम आयन है। यह अधिक स्थायी द्वितीय कार्बोनियम आयन में इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे ये परिवर्तित होगा। ये प्राथमिक कार्बोनियम आयन है
और पुनर्हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होने से इस प्रकार से यह द्वितीयक कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है और यही द्वितीयक कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बेंजीन वलय के अंदर आक्रमण करता है और हमें आइसोप्रोपिल बेंजीन उत्पाद के रूप में देता है, ना कि सीधा सीधा प्रोपाइल कार्बोनियम आयन जो है वह आक्रमण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कम स्थायी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हम चाहते थे कि प्रोपाइल बेंजीन बनाना और इसलिए हमने अभिक्रिया कराई प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, लेकिन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने के दौरान यह जो प्रोपाइल कार्बोनियम आयन पहले मिलता है यह अधिक स्थायी आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन में इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है पुनर्विन्यास के द्वारा और यह आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन ही आक्रमण करता है और आइसोप्रोपिल बेंजीन देता है। दूसरी जो इसके अंदर मुख्य कमी है वो ये है कि एल्काइल समूह जो है वह सक्रियणकारी समूह है, या यूं कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति का है, आप ये कह सकते हैं समझने के लिए। तो चूंकि बेंजीन वलय में अगर ये जुड़ जाता है पहले अभिक्रिया कराने पर तो ऑर्थोपेरादिष्टकारी होता है और बेंजीन वलय में एक बार जब ये जुड़ जाता है तो पहले की तुलना में बेंजीन वलय को और ज़्यादा सक्रिय करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के प्रति। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्काइल समूह जब बेंजीन वलय में जुड़ जाता है तो इस बेंजीन वलय को और ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए। तो इसलिए यह इसके अंदर पुनः एल्किलीकरण मीन्स वापस इसके अंदर फिर एल्काइल समूह जुड़ जाता है और ऑर्थोपेरा स्थितियों पर जुड़ते जुड़ते हमें बहुप्रतिस्थापीय पॉली एल्काइल बेंजीन हमें प्राप्त होती है। तो हम तो चाहते थे कि मोनो एल्किल बने, लेकिन हमें कई बार पॉली एल्काइल बेंजीन प्राप्त हो जाती है जिसमें जहाँ जहाँ भी वह CH3 ग्रुप सक्रिय करता है स्थितियों को, उन सक्रिय स्थितियों पर एल्काइल समूह जो है वह कार्बोनियम आयन या इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण करके और इस प्रकार से उत्पाद देता रहता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण इसके अंदर कमी है वो ये है कि जो हम उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं या सोचते हैं कि भाई ये उत्पाद मिलेगा, कई बार उसके अंदर समावयवीकरण या असमानुपातीकरण आइसोमराइजेशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है। जैसे कि इथाइल बेंजीन अगर बनता है तो ये इथाइल बेंजीन इस प्रकार से ऑर्थोक्साइलिन में या पैराजाइलिन में या मेटाजाइलिन में परिवर्तित हो जाता है। मेजाइलिन हमको कई बार प्राप्त हो जाता है समावयवीकरण के द्वारा। इसी प्रकार से अगर असमानुपातीकरण है तो इथाइल बेंजीन से हमें ये कह सकते हैं कि एक के अंदर पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है दूसरी बेंजीन, मीन्स एक वलय के अंदर सारे ग्रुप आ जाते हैं, दूसरे वलय के अंदर इस प्रकार से नहीं होता। तो यह डिस्प्रोपोर्शनेशन या असमानुपातीकरण भी इस प्रकार से होता है। आज के लिए इतना ही। अगली लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।